हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए मिस्र के ऊपर एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। इजिप्ट यानी मिस्र सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया, हड़प्पा और मिस्र काफ़ी ही प्राचीन सभ्यता में आते हैं। मिस्र की कई सारी परंपराएं हैं और उनमें सबसे खास है ताबूत वाले मम्मी। अक्सर आपने कई बार मम्मी के बारे में सुना होगा जो ताबूत के अंदर कैद किए जाते हैं। वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार मृत शरीर का अंतिम संस्कार ना करके उन लाशों को सफ़ेद रंग के बैंडेज में लपेटा जाता है। सबसे पहले लाशों पर एक अजीब तरह का लेप लगाया जाता है। उसके बाद उन्हें ताबूत में डालकर दफनाया जाता है। इसके पीछे का कारण लोग ये मानते हैं कि भविष्य में कोई ऐसी तकनीक आएगी जिससे वो इन लाशों को फिर जीवित कर सके। हमारी आज की कहानी भी इन्हीं ताबूतों के ऊपर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अब आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार न कराते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिस्र काफ़ी सुंदर देश है। यहाँ पर कई सारी ऐतिहासिक खोजें भी मिलती हैं। वैसे यहाँ कई ऐसे राज दफन हैं जिसे कोई अब तक नहीं जान पाया। मिस्र की सबसे बड़ी नील नदी है जो मिस्र को 2 भागों में बांटे हुए है। वैसे तो पूरा मिस्र रेगिस्तान से भरा हुआ है, पर सबसे खास है यहाँ के पिरामिड। कुल पिरामिड 138 हैं। इसमें सबसे ऊंचा है गीज़ा का द ग्रेट पिरामिड और यही दुनिया के 7वें अजूबे में आता है। पिरामिडों को बनाने के बारे में कहा जाता है कि इसे राजा महाराजा के शवों को दफनाने के लिए बनाया जाता था। लाश के साथ साथ कई आभूषण, बर्तन, कपड़े और कई कीमती चीज़ साथ में गाड़ते थे। उन्हें लगता था शायद इनको इन सब सामग्री की ज़रूरत पड़ती होगी। कई लोग मिस्र में घूमने के लिए दूसरे देशों से आते हैं। इधर दीपक और तनु दोनों भी घूमने का फैसला करते हैं क्योंकि तनु का हमेशा से मम्मी देखने का बचपन से शौक था, पर अब जाकर ये मौका था अपने दोस्त दीपक के साथ घूमने का। वो कुछ दिन की ट्रिप हॉलिडे लेकर दोनों मिस्र पहुंच जाते हैं। मिस्र में पहुंचकर दोनों ने सबसे पहले एक अच्छा सा होटल लिया ताकि उन्हें वहाँ पर रहने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। दोनों का पूरा प्लान था घूमने का, लेकिन यात्रा करके थक जाने के बाद आराम करना ही सही लगा। ज़्यादा शाम होने के कारण भी दोनों ने कहीं बाहर न जाने का फ़ैसला किया और अपने कमरे से ही खाने का ऑर्डर कर दिया। रात का खाना खाकर वो जल्दी ही सो गए। अब उन दोनों ने तय कर रखा था कि पहले म्यूज़ियम घूमने के बाद ताबूत वाली मम्मी को देखने जाएंगे। सुबह होते ही दोनों होटल से म्यूज़ियम की तरफ निकल पड़े। यहाँ कई अच्छे म्यूज़ियम मौजूद थे जिसमें कई सारी अनोखी चीज़ें रखी गई थी। मिस्र की प्राचीन सभ्यता के कई सारी पेंटिंग भी रखी थी जिसमें वो अपने पूर्वज के द्वारा कई रीति रिवाज को दर्शाने के लिए रख रखे थे। तनु कई सारी पेंटिंग को गौर से देखे जा रही थी। तभी उसे एक पेंटिंग दिखाई दी जिसमें कई सारे लोग मिलकर पेड़ के सामने खड़े होकर कुछ कर रहे थे। उसको समझने में देर न लगी कि वो लोग पेड़ की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद दोनों ने कई सारी जगह घूमी। दोनों को घूमते हुए शाम बीत गई, पर अभी दोनों ने ताबूत वाली मम्मी को नहीं देखा था। दीपक का तो मन अब आराम करने का था, पर तनु मान ही नहीं रही थी। लगातार काफ़ी ज़्यादा जिद करे जा रही थी। आखिरकार दीपक मान ही गया और दोनों मम्मी देखने के लिए निकल पड़े। पास ही में एक बहुत बड़ी पिरामिड थी। दीपक और तनु दोनों उसे देखने के लिए गए, पर वो पिरामिड आज के दिन बंद था क्योंकि वहाँ उन पिरामिडों का मरम्मत का काम चल रहा था, जिस कारण 2 दिन के लिए अंदर प्रवेश वर्जित था। कई सारे लोग वहाँ पर बाहर खड़े थे। सब लोग वहाँ घूमने के मकसद से ही आए थे, लेकिन अब सबको जाना पड़ेगा। ये देखकर तनु पूरी तरह से उदास हो गई थी। उसने उदासी के साथ दीपक से कहा, कितना बुरा हुआ, एक तो बड़ी उम्मीद के साथ आई थी, पर मरम्मत के कारण कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा। पूरा मूड खराब हो गया यार। दीपक भी तनु की बात में हामी भरते हुए कहता है,
हाँ यार, कोई नहीं, छोड़, हम होटल में चलते हैं। तनु का मन वापस जाने का नहीं था। उसे कैसे भी करके मम्मी को देखना था। वो जिद करते हुए बोली, नहीं, मुझे मम्मी देखना है, कहीं और चलते हैं। कोई आसपास पिरामिड नहीं है क्या? दीपक तुरंत बोला, नहीं, इस वक्त मैं काफ़ी थक गया हूँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, इसीलिए आज रहने दो, कल घूम लेंगे। वैसे भी अभी घूमने के लिए कई दिन हैं। पर तनु थी कि मान ही नहीं रही थी, काफ़ी ज़्यादा जिद कर रही थी। लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था, इसीलिए वो वापस जाने लगे। इसीलिए उन्होंने बस कुछ कदम ही बढ़ाया होगा, तभी वहाँ पर उनके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। देखने में वो वहीं का लग रहा था। वेशभूषा से उसने अपने शरीर पर अजीब सी पोशाक पहन रखी थी और सर पर नकली बाल लगा रखे थे। वैसे मिस्र में नकली बाल लगाने वाली परंपरा हमेशा से चलते आ रही है। वो आदमी धीरे धीरे करीब आते हुए दीपक से बोला, आप दोनों काफ़ी देर से परेशान लग रहे हो, कहीं इसके पीछे ये पिरामिड तो नहीं है ना? दीपक तुरंत बोल पड़ा, हाँ, हम यहाँ पर पिरामिड ही देखने आए थे। सुना है कि काफ़ी लंबे सालों पुरानी मम्मी दफनाई जाती है ताबूतों में, पर अफसोस देखने को नहीं मिलेगी। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, हाँ ये तो है, पर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मम्मी दिखा सकता हूँ, वो भी असली की बनी हुई। दीपक कुछ बोलता उससे पहले तनु बोली, पर वो कैसे? कहीं तुम हमें कोई दूसरी जगह तो नहीं ले जा रहे ना? वैसे भी काफ़ी दूर दूर पिरामिड है और हम दोनों काफ़ी थक चुके हैं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। तनु का इतना कहना ही हुआ था कि उतने में फटाक से वो आदमी बोल पड़ा, नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ से मुश्किल से पैदल 10 मिनट पर एक जगह ताबूत वाली मम्मी रखी हुई है, तुम लोग चाहो तो मैं वहाँ लेकर चल सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर दीपक और तनु एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे। वैसे भी अपनी तक रात पूरी नहीं हुई थी, अभी आधी शाम ही हुई थी। कुछ क्षण में तनु ने हाँ में गर्दन हिला दी, जिसे देखकर दीपक ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, पर ज़्यादा दूर हुआ तो वापस लौट आएंगे हम दोनों। ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, ऐसी नौबत नहीं आने वाली है। इस बात को सुनकर दीपक और तनु दोनों मान जाते हैं और साथ चलने के लिए हामी भर देते हैं। वो आदमी उन दोनों को लेकर सीधा खाली इलाके की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत नजर आ रही थी। कहीं पर कोई पेड़ नहीं था और ना ही कोई दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। आसमान में चांद निकल चुका था, जो हल्की हल्की अपनी रोशनी बिखेर रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद थोड़ी दूर आ गए थे, पर अब तक कुछ खास दिखाई नहीं दिया। वो आदमी आगे आगे चल रहा था और दीपक और तनु पीछे पीछे चल रहे थे, पर दोनों के बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी। तनु को लगने लगा था ये बस बेवजह इधर से उधर घुमा रहा था। उसने तुरंत उस आदमी से कहा, आखिर कितनी देर और लगने वाली है? काफ़ी देर से तो चल रहे हैं, अब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, कहीं तुम हमें बस घुमा तो नहीं रहे ना? उस आदमी ने तुरंत पीछे पलटकर जवाब दिया, नहीं, बस कुछ पल और, हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, वो जगह काफ़ी करीब ही है यहाँ से। ये सुनकर तनु सब्र करने लगती है और कुछ कहती नहीं है। लगातार थोड़ा और चलने के बाद अचानक उस आदमी के कदम खुद ब खुद ही रुक जाते हैं। ऐसे रुका हुआ देखकर दीपक तनु एक दूसरे को देखने लगते हैं। उतने में वो आदमी तुरंत कहता है, लो, हम पहुंच गए। तभी दोनों ने सामने की ओर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके सामने एक बड़ी सी गुफा मौजूद थी, जो बिल्कुल पिरामिड की तरह ही दिख रही थी, पर उसके ऊपर वही मुंह का आकार बना हुआ था जो हर पिरामिड के ऊपर बना होता है। वो गुफा चांद की रोशनी में बिल्कुल सोने की तरह चमक रही थी। तनु और दीपक एक टक उसे देखे जा रहे थे। उतने में तनु ने तुरंत कहा, तो क्या इसी में हमें मम्मी दिखने को मिलेगी? वो आदमी तनु की बातों में हामी भर देता है और दोनों खुशी से भरपूर अंदर जाने लगते हैं। पर अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। बाहर से तो सिर्फ अंदर काला अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा था, जिससे कुछ नज़र तक नहीं आ रहा था। दीपक ने तुरंत उस आदमी से कहा, आखिर अंदर इतना अंधेरा क्यों है? अंदर जाने के बाद कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो अंदर जाने का फ़ायदा क्या होगा? ये बात सुनकर उस आदमी ने अपने पास से एक टॉर्च दीपक को थमा दी। जैसे ही दीपक ने टॉर्च को जलाया तो काफ़ी तेज़ रोशनी फैलने लगी, जिससे आसपास का सब कुछ आसानी से दिखाई दे रहा था।
इसके बाद दीपक और तनु गुफा के अंदर जाने लगे। वो आदमी भी उनके साथ साथ आने लगा। तनु ने उस आदमी से पूछा, आखिर इस अजीब सी गुफा में मम्मी क्या कर रही है? उन्हें तो संभाल कर अच्छी जगह पर दफनाया जाता है ना? उस आदमी ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, हाँ, पर इस जगह को काफ़ी गुप्त रखा गया है। यहाँ पर जिस मम्मी को दफनाया गया है वो काफ़ी शक्तिशाली थी अपने समय में। तनु बोली, वाह, फिर तो मम्मी देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो तीनों काफ़ी अंदर की तरफ आ चुके थे। टॉर्च की रोशनी में अंदर का नज़ारा काफ़ी खौफनाक लग रहा था। आसपास बस रेत के ज़मीन के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा आगे और चलने के बाद उन्हें जगह जगह पर पीतल से बनी मूर्तियाँ रखी हुई दिखाई दे रही थी। ये संकेत थे पुराने मिस्र के कलाकारी के, जो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन दिख रहे थे। धीरे धीरे तीनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। काफ़ी देर चलने के बाद अचानक से वो लोग गुफा के अंत में पहुंच गए। तभी टॉर्च की मदद से दीपक आसपास देखने लगा। अचानक उसकी नज़र सीधे ज़मीन पर पड़ी तो उसने देखा कि ठीक सामने ज़मीन पर एक बड़ी सी कब्र बनी हुई थी, जिस पर काफ़ी प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। उतने में उस आदमी ने गहरी आवाज़ में कहा, यही वो कब्र है जिसमें काले जादू का प्रयोग करने वाली जादूगरनी को इसमें दफनाया गया है। इस पर तनु तुरंत सवाल करते हुए बोली, क्या काले जादू यानी तंत्र मंत्र का प्रयोग भी मिस्र में होता था? उस आदमी ने कहा, हाँ, कई सालों पहले यहाँ पर कई लोगों के साथ ये औरत भी तंत्र मंत्र का प्रयोग खूब करती थी। कई लोगों को तो एक रात में मौत के घाट उतार दिया था इसने। सारे गांव वाले इससे भय खाते थे। जब लोगों की आए दिन मौत की घटना मिस्र के राजा को पता चली तो उन्होंने इसे मौत के घाट उतार दिया। ये बात सुनकर दीपक और तनु थोड़े हैरान से हो गए। उस आदमी ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, राजा ने इसे जिंदा ही उसके शरीर पर लेप लगवा कर दफना दिया। तभी हैरानी के साथ दीपक ने जवाब दिया, पर मम्मी बनाकर दफनाने के पीछे ये उद्देश्य होता था कि यदि भविष्य में कोई ऐसी तकनीक आई जिससे मरे हुए इंसानों को जिंदा कर सके, इसीलिए करते थे ना। पर इस भयानक जादूगरनी को मम्मी बनाने का क्या कारण हो सकता है? वो आदमी ना में गर्दन हिलाते हुए बोला, पता नहीं, पर शायद इसके पीछे कोई मकसद हो सकता होगा। खैर, अब हमें ज़्यादा देर न करते हुए कब्र खोलते हैं। ये सुनकर तनु थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, क्या? अगर इसमें से उस जादूगरनी की आत्मा आज़ाद हो गई तो क्या होगा? इसीलिए हमें ये कब्र को नहीं खोलना चाहिए। इस पर वो आदमी कुछ कहने ही वाला था। उतने में दीपक ने तुरंत तनु को समझाते हुए कहा, अरे तनु, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वैसे भी अब तक जादूगरनी का शरीर सड़ भी गया होगा। आखिर लेप कब तक काम आएगा? ये सुनकर तनु फिर से कहती है, पर फिर भी हम बस ऊपर ऊपर से देख लेंगे। इतने में वो आदमी अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तो क्या तुम लोग उस जादूगरनी से बात करना चाहते हो? तभी दीपक हैरानी से चौंकते हुए बोला, क्या? पर यह कैसे पॉसिबल है? वो तो मर चुकी है काफ़ी साल पहले, तो कैसे उसकी आवाज़ सुन सकते हैं हम? इस पर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ की यही खासियत है कि हम कब्र में मौजूद शख्स से संपर्क कर सकते हैं और इसके पीछे कोई बड़ी प्रक्रिया भी नहीं है। बस तुम लोग घबराना मत। इतना कहकर वो आदमी जल्दी से पास में बने हिबा के कब्र के पास जाता है और वहाँ बैठकर उस पर हाथ फेरने लगता है और वो अपने मुंह से कुछ अजीब से शब्दों का उच्चारण करने लगा, जो मिस्र की प्राचीन भाषा लग रही थी। दीपक और तनु दोनों डरे घबराए ही उस आदमी को ये सब करते देखे जा रहे थे। तभी दीपक नॉर्मल होते हुए उस आदमी से बोला, क्या हम इसके अंदर रखी मम्मी को देख सकते हैं? इतने में वो आदमी तुरंत बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी उसे निकाल कर दिखाता हूँ। बस एक शर्त है, तुम दोनों में से कोई इसे हाथ मत लगाना, वरना बहुत बुरा होगा। इस पर दीपक ने तुरंत हामी भर दी, पर तनु थोड़ी घबराई हुई बोली, मुझे तो डर लग रहा है इसके बारे में जानकर ही। इस पर दीपक उसे समझाते हुए बोला, अरे पहले तो तुम काफ़ी ज़िद कर रही थी, अब तुम्हें डर लगने लगा? वैसे भी हम यहाँ पर मम्मी देखने ही आए हैं। तनु कुछ कहती उससे पहले दीपक उस आदमी से बोला, आप एक बार मम्मी को दिखा दीजिए। इतने में वो आदमी जल्दी से कब्र को खोलकर ताबूत का ढक्कन हटाने लगा।
अचानक से एक अजीब सी रोशनी सीधा उस पिरामिड के साइड में दिखाई पड़ रही थी। इसे देखकर दोनों, दीपक और तनु, काफ़ी शॉक्ड हो गए। ढक्कन के हटते ही आसपास एक अजीब सा धुआं छा जाता है और किसी को कुछ पल के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वहाँ से धुआं छटता है, उतने में दोनों देखते हैं कि सामने कब्र के अंदर से पट्टियों से लिपटी हुई लाश हवा में धीरे धीरे उठने लगती है। तनु घबराते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? ये लाश हवा में क्यों उठ रही है? कहीं ये जादूगरनी जिंदा तो नहीं हो गई ना? दीपक ने चुप कराते हुए बोला, अरे ऐसा नहीं होता, तुम बस देखती जाओ, ये कोई नई तकनीक होगी। उतने में वो आदमी एक साइड में खड़ा होकर देखे जा रहा था। इधर सामने उस कब्र से निकली लाश की पट्टी खुद ब खुद खुलने लगती है। कुछ ही पल में सारी पट्टी निकल चुकी थी। अब केवल उसका शरीर दिख रहा था, जो अभी भी हवा में ही लटक रहा था। सच में उस जादूगरनी की लाश देखने में एकदम भयानक थी। उसकी दोनों आंखें बंद थी। उतने में तनु ने डरते हुए कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर ये लाश कैसे हवा में लटक सकती है? ये कैसे पॉसिबल है दीपक? इतने में दीपक हंसते हुए बोला, क्यों पॉसिबल नहीं है? ये कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो, अभी मैं इसे छू कर आता हूँ। इतना कहकर दीपक ने कुछ कदम आगे बढ़ाया ही था कि वो आदमी गुस्सा करते हुए बोला, बिल्कुल हिम्मत मत करना आगे जाने की, वरना हम सब मरेंगे। दीपक ने सवालिया निगाहों से पूछा, आखिर क्यों? ये तो कई साल से लाश बनी हुई है, तो अब किस चीज़ का खतरा? उतने में उस आदमी ने अपनी जगह पर खड़े रहो ऐसे कहा, इसे जिंदा होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। भलाई इसी में है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो और मम्मी देखकर चले जाओ। ये बात सुनकर आदमी ने काफ़ी गुस्से के साथ कहा था, जिस कारण दोनों एकदम से शांत हो जाते हैं और दीपक वापस से अपने कदम पीछे हटा लेता है। वो आदमी अब अजीब से शब्दों का उच्चारण शुरू करता है। अचानक से उस ताबूत के अंदर से एक काले रंग की बिल्ली भी बाहर निकल आती है। तभी तनु ने हैरानी के साथ कहा, प्राचीन लोगों को काले रंग की बिल्ली को काफ़ी ज़्यादा अशुभ मानते हैं और कोई उन्हें देखना पसंद नहीं करता है। इधर सामने की तरफ काली बिल्ली सीधा हवा में उड़ते हुए उस औरत के लाश के कंधे पर बैठ गई। उतने में उस आदमी ने दीपक और तनु की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों इस लाश से केवल कोई भी एक सवाल पूछ सकते हो। ये सुनकर दीपक और तनु कुछ पल के लिए किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं। वो आदमी दबाव बनाते हुए बोला, जल्दी करो, ज़्यादा देरी मत करो वरना सही नहीं होगा। इस पर तनु के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने तुरंत पूछा, आखिर आगे जाकर हमारे भविष्य में क्या क्या होने वाला है? दीपक तनु के इस सवाल से काफ़ी खुश था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी उस लाश के होंठ खुद ब खुद हल्के हल्के फड़फड़ाने लगे, जैसे वो अपने होठों को खोलकर कुछ बोलना चाहती हो। अगले ही पल उन होठों से एक आवाज़ सुनाई देती है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही थी, जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। उतने में वो लाश कहती है, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में जानकारी चाहिए तो सुनो, तुम दोनों में से किसी एक की मौत होने वाली है, वो भी कुछ ही दिनों में। तनु और दीपक दोनों मौत की बात सुनकर काफ़ी घबरा चुके थे। तनु ने हैरानी से पूछा, लेकिन वो कैसे? पर इसका कोई जवाब नहीं मिलता। तनु लगातार बार बार यही पूछे जा रही थी, पर उसे पीछे से पलटकर कोई जवाब नहीं मिलता। तभी दीपक तनु को समझाते हुए बोला, अरे चिल करो यार तुम, ये बस कोई मैजिक ट्रिक होगी जो यह आदमी भी जानता होगा। तनु का दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, पर दीपक बार बार उसे चुप करा देता, जिस कारण तनु कुछ नहीं कह पाती। उतने में वो आदमी उन दोनों के पास आकर दीपक से बोला, वैसे हिबा कभी झूठ नहीं बोलती, पर अभी ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है। मैं तुम्हें एक और चमत्कार दिखाता हूँ। दीपक ने तुरंत सवाल करते हुए बोला, अब कौन सा जादू कर रहे हो? और भी कुछ है क्या? हाँ, अब यहाँ पर हिम्बा का रहस्यमय जाल देखने को मिलेगा तुम लोगों को। उतने में उस लाश हिबा के मुंह से एक नीले रंग की तेज़ रोशनी निकलने लगती है। सबकी आंखें पूरी तरह से चौंधिया चुकी थी। कुछ पल के बाद जैसे ही आंखें खुली तो देखा सामने कई सारे हड्डियों के ढांचे इधर उधर चल रहे थे, जिसे देखकर तनु के तो माथे से पसीने छूटने लगे। वो काफ़ी डर चुकी थी। उतने में वो आदमी बोला,
डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब बस मेरे कंट्रोल में है। बस टक्कर हिबा के शरीर को छू मत देना, वरना इसका शरीर जिंदा हो जाएगा। इस पर दोनों ने जल्दी से हामी भर दी। अचानक से उन हड्डियों के ढांचों के बीच हिबा के खुले मुंह से काला धुआं निकलकर चारों तरफ पसरने लगा। धीरे धीरे काले रंग ने सबके आंखों के सामने काला अंधेरा कर दिया था। यह अंधेरा पूरे 5 मिनट तक छाया हुआ था। फिर जल्दी ही वो धुआं हट गया और साथ ही वो हड्डियों के ढांचे भी। तभी तनु ने घबराते हुए उस आदमी से कहा, ये दीपक कहाँ चला गया? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जैसे उस आदमी ने तनु की तरफ देखा तो सच में वहाँ पर दीपक मौजूद नहीं था। उतने में जैसे ही तनु और उस आदमी ने सामने की ओर देखा तो उन दोनों के पैर एकदम से जम गए और साथ ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। सामने की तरफ हिबा की लाश वहाँ हवा में मौजूद नहीं थी, ना ही उसकी बिल्ली वहाँ मौजूद थी। उस आदमी ने डरी हुई आवाज़ में कहा, ये कैसे हो गया? इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? तभी उन दोनों की नज़र जैसे ही कब्र के पास ज़मीन पर पड़ी तो वहाँ पर दीपक लेटा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं पर बेहोशी की हालत में पड़ा हो। तनु उसे आवाज़ देते हुए बोली, दीपक, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे नीचे क्यों पड़े हो? उठ जाओ जल्दी दीपक। पर दीपक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इतने में वो आदमी कुछ कर पाता। तभी तनु तेज़ी से दीपक के पास दौड़ती हुई आई। ये देखकर वो आदमी भी जल्दी से दीपक के करीब आया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तभी नज़र सीधा कब्र के अंदर पड़ी तो उसके अंदर हिबा की लाश पड़ी हुई थी। साथ ही उसके सीने पर उसकी काली बिल्ली बैठी हुई थी जो उसे ही घूर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल गाढ़े लाल रंग की थी, देखने में काफ़ी ज़्यादा ही भयानक लग रही थी। उस आदमी ने घबराते हुए कहा, जल्दी से दीपक को होश में लाओ और यहाँ से भागो, जल्दी करो। तनु और वो आदमी दोनों ही दीपक को उठाने लगे थे। अचानक से कब्र में हिबा की आंखें झट से खुल गई, जिसका पूरा रंग पूरी तरह से पीला था। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा ही डरावनी लग रही थी। उस आदमी और तनु ने जैसे तैसे करके आखिर दीपक को उठा ही दिया। दीपक, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, ये लाश जिंदा हो चुकी है, तनु ने घबराते हुए स्वर में कहा। इस पर दीपक ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मेरा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। तनु दीपक को खींचते हुए बोली, जल्दी चलो यहाँ से, वरना सीधा मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। कुछ देर के बाद तनु और दीपक दोनों ही तेज़ी के साथ भागते हुए उस गुफा से निकलने लगे। हड़बड़ी के मारे ना दीपक ने टॉर्च लिया और ना ही तनु ने। उन दोनों को तेज़ी से काले अंधेरे को चीरते हुए बाहर निकलने की बेचैनी थी। इधर उसी गुफा के अंदर वो आदमी घबराए हुए मिस्र के प्राचीन शब्दों का उच्चारण करने लगा। शायद कोई मंत्र पढ़ रहा था। वो मंत्र पढ़ते हुए ही कब्र के करीब बढ़ने लगा। उसने जल्दी से उस कब्र को बंद करने के लिए जल्दी ताबूत के मुंह पर उसको बंद कर दिया। तभी उसकी नज़र अचानक से कब्र में लेटी हिबा पर पड़ी, जो अपनी बड़ी बड़ी पीली आंखों से उस आदमी को घूरे जा रही थी। उसे काफ़ी डर तो लग रहा था, पर उसने काफ़ी हिम्मत करके जल्दी हाथ चलाने लगा। जल्दी से उस पर एक बड़ा सा ताला भी लगा दिया जो उसके ऊपर टंगा हुआ था। कुछ ही पल बाद उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर अपने पैरों के पास पड़ी। उसने देखा कि हिबा के शरीर पर लिपटी हुई जितनी भी पट्टी थी सब बाहर पड़ी थी। उसने घबराहट के मारे खुद से कहा, आखिर मुझसे ये पट्टी कैसे छूट गई? इसे अंदर डालना क्यों भूल गया मैं? उस आदमी के चेहरे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंद छटी हुई थी। अब उसे पीछे पलटने में भी काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ उसने डर के मारे ज़मीन पर पड़ी उन पट्टियों को उठाकर वापस से ताबूत को खोलकर अंदर डालने ही वाला था कि अचानक से ताबूत के अंदर से हलचल होनी शुरू हो गई। अब काफ़ी ज़्यादा डरने का संकेत था। वो आदमी डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसने अपने मन में कहा, लगता है ये हिबा फिर से वापस आ चुकी है। तभी अचानक से एक ज़ोर की हलचल हुई और एक ही बार में उस ताबूत के कई सारे टुकड़े हो गए। वो आदमी दीवार के सहारे चिपक कर हिबा के भयानक रूप को देखे जा रहा था। इस वक्त हिबा काफ़ी भयानक लग रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर काले रंग का होने लगा।
कुछ ही पल में वो दिखने में बिल्कुल सूख चुकी थी। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। देखने में उसका स्वरूप काफ़ी ज़्यादा ही भयानक लग रहा था। इतने में वो आदमी डर से काफ़ी कांपती आवाज़ में कहा, प्लीज़ जाने दो मुझे, गलती हो गई मुझसे, तुम वापस अपनी कब्र में चली जाओ। उस आदमी की कांपती आवाज़ उसके कानों में काफ़ी ज़्यादा सुकून दे रही थी। तभी हिबा ने गुस्से के साथ अपने हाथों को आगे बढ़ाया और कुछ पल बाद दूर से ही उसके हाथों से तेज़ी से कई नुकीली चीज़ निकली, जो सीधा उस आदमी के शरीर में समाते हुए दीवार के अंदर घुस गई। एक ज़ोर की चीख के साथ उस आदमी की वहीं खड़े खड़े मौत हो गई। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ नुकीली चीज़ ना घुसी हो। इधर गुफा के बाहर तेज़ी के साथ भागते हुए दीपक और तनु काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। उन दोनों को ही गुफा के अंदर मौजूद उस आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई दी थी। तनु ने घबराते हुए कहा, लगता है उसकी मौत हो गई, अब हमारा क्या होगा? दीपक भी घबराकर भागते हुए बोला, जल्दी भागो, भागती रहो, वो कभी भी बाहर आ सकती है। तभी झट से दीपक और तनु के कदम एक साथ रुक गए और दोनों तेज़ी से थरथर कांपने लगे। आखिर क्या दीपक और तनु दोनों ही मौत के घाट उतरने वाले हैं? क्या हिबा का कहर आने वाले वक्त में इजिप्ट में बरसने वाला है? आखिर दीपक और तनु खुद को मौत से बचा सकते हैं और दोनों हिबा का सामना कर पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलती हूँ आप सभी से इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।